हेलो स्टूडेंट्स, करियर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 11th हिंदी मीडियम की बायोलॉजी का टॉपिक चैप्टर नंबर 6 कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में सामान्य परिचय की बात करें तो आखिर कोशिका है क्या, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि जिस प्रकार मकान या जो बिल्डिंग्स होती है उनका निर्माण ईंटों से होता है। ईंट जो होती है वो एक एक करके बहुत सारी ईंटें जब आपस में जुड़ती हैं तब जा कर के मकान या बिल्डिंग का निर्माण होता है। उसी प्रकार से सजीव के शरीर का निर्माण भी एक छोटी इकाई के बार बार रिपीट होने से, बार बार पुनरावर्त होने से ही होता है। और वह छोटी इकाई जो बार बार पुनरावर्त होकर के, रिपीट होकर के एक सजीव के शरीर का निर्माण करती है, उसको कहा जाएगा, छोटी इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो सजीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, मतलब उनके शरीर की जो संरचना है वो कोशिकाओं से बनी हुई है, इसलिए कोशिकाओं को सजीव शरीर की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी जीव हैं उन सब के शरीर के जितने भी प्रक्रम हैं वो सब या तो कोशिका के अंदर या फिर कोशिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इसलिए कोशिका को सजीव शरीर की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो अर्थ पर देखो, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, जंतु है, जितने भी यहाँ पर अलग अलग आपको पेड़ पौधे जंतु दिख रहे हैं उन सब का शरीर कोशिकाओं से ही बना हुआ है। लेकिन अगर बात करें उनमें हम कोशिकाओं की संख्या की तो वो सब में अलग अलग होती है, इसलिए कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरे हैं बहुकोशिकीय जीव। पहले बात करें एक कोशिकीय जीव की तो इनका शरीर जो होता है, एक कोशिकीय बोले तो इनमें केवल एक ही कोशिका होती है, वही पूरा जीव है, एक ही कोशिका है। और जो कुछ भी शरीर के प्रक्रम हैं, जितने भी शरीर के जो कार्य है, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जो भी प्रक्रम है वो सब एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं और इसका उदाहरण जो है वो है अमीबा है, इसके अलावा पैरामीशियम भी है। दूसरी अगर बात करें बहुकोशिकीय जीवों की तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होगा कि इनमें एक से अधिक कोशिकाएं होगी, और जब अधिक संख्या में यहाँ पर कोशिकाएं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक ही कोशिका को सारे जो कार्य है वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब अलग अलग कार्य करने के लिए बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इसलिए अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए कोशिकाओं के ग्रुप या कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं, और कोशिकाओं के समूह को अपन ऊतक के नाम से जानते हैं। अब जीव जैसे जैसे विकसित होते हैं, जो जीव अधिक विकसित होते हैं उनके शरीर का जो संगठन होता है वो उतना ही अधिक स्तर का होता है, मतलब वो शरीर जो होगा उनका अधिक जटिल होता है। तो जैसे जैसे जीवों का शरीर जटिल होता जाता है उनमें संगठन का स्तर बढ़ता जाता है, और जो जैसे कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बना रही है, और अगर उच्च स्तर के जीव है, अधिक विकसित जीव है तो उसमें ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण कर लेते हैं, और आगे भी अगर विकसित जीव है तो उनमें अंग मिलकर अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करें कोशिका की खोज के बारे में तो सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का। 1665 में रॉबर्ट हुक ने प्रथम कोशिका को देखा, मतलब सबसे पहले अगर कोशिका की खोज की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने पादप के जो कॉर्क होती है, कॉर्क क्या होता है कि छाल के अंदर वाला जो भाग होता है जो कि मृत कोशिकाओं का बना हुआ होता है, कॉर्क जो है उसकी कोशिकाएं हैं उनमें सुबेरिन जो एक मोमीय पदार्थ होता है, मोम के जैसा, वो जमा हो जाता है, जिस वजह से ये कोशिकाएं मृत होती है। तो पादप कॉर्क के अंदर उन्होंने कोशिका की खोज की। इन्होंने क्या किया कि कॉर्क की एक पतली स्लाइड बनाई
उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान जो संरचनाएं होती है वो दिखाई दी और इन्हीं संरचनाओं को इन्होंने कोशिका नाम दे दिया। वास्तव में तो इन्होंने मृत कोशिका की कोशिका भित्ति को देखा था, क्योंकि कॉर्क को तो कोशिका ही मृत होती है, तो उसकी कोशिका भित्ति को ही इन्होंने देखा था। नेक्स्ट बात करें, दूसरे नंबर पर आते हैं एंटनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। बैक्टीरिया के जैसे इन्होंने जीवित कोशिका को देखा और उसको एनिमल क्यूले नाम दिया। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने, और अगर सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट बात करें तो कोशिका सिद्धांत। विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा पादपों के विभिन्न ऊतकों के अध्ययन के बाद दो वैज्ञानिक आते हैं। एक तो एम स्लीडेन जो कि वनस्पति वैज्ञानिक हैं, जो वनस्पतियों पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने 1838 में एक ये निष्कर्ष निकाला कि सभी जो पादप होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों के बारे में ही पढ़ते थे, उनके ही वैज्ञानिक थे, इसलिए इन्होंने बोल दिया कि जो सभी पादप होते हैं वो कोशिकाओं से बने हुए हैं। उनके जस्ट बाद 1839 में दूसरे वैज्ञानिक आए, टी स्वान जो थे ये जंतु वैज्ञानिक थे, जंतुओं के बारे में पढ़ने वाले, और पहले से ही एम स्लीडन ने बता दिया कि पादप जो होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। तो टी स्वान ने क्या कहा, ये भी एक निष्कर्ष तक पहुँचे और इन्होंने कहा कि समस्त जो पादप है और जंतु है सभी कोशिकाओं से ही मिलकर बने हुए होते हैं, और इन दोनों की जो कोशिकाएं होती है वो भी आपस में लगभग समान ही होती है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। उसके बाद इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने इन बातों को एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया और उसी सिद्धांत को कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने बताया कि सभी पादप और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब कोशिकाओं से बना हुआ है, और इसके अलावा जो कोशिकाओं से जो प्रोडक्ट या उत्पाद बनते हैं वो भी शरीर में शामिल होते हैं शरीर को बनाने में। सेकंड है कि कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। लेकिन ये सब तो बताया, लेकिन अभी तक ये बात किसी ने नहीं बताई कि नई कोशिकाएं जो बनती है, नई कोशिकाएं बनती है वो आखिर कहाँ से आती, किस प्रकार बनती है, ये अभी तक नहीं बताया गया। ये इस कोशिका सिद्धांत की कमी रही गई। तो सर्वप्रथम 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने बताया नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में। सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने बताया। इन्होंने क्या कहा कि जो नई कोशिकाएं होती है उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाएं, मतलब जो पहले से स्थित कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन होता है, और उनमें विभाजन होने से, जैसे ये एक कोशिका है पहले वाली ही है, इसको पैतृक कोशिका कहा जाता है। हम कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, इसको पैतृक कोशिका कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये पहले वाली कोशिका है, इसमें विभाजन होगा, कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिका बनती है, 2 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है। तो इस प्रकार रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो नई कोशिकाएं होती है उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, और इस बात को इन्होंने एक अवधारणा के रूप में प्रतिपादित किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जो न्यू सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं नेगेली, और रुडोल्फ विर्चो के साथ में इन्होंने जो नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, पहले वाले को थोड़ा सा रूपांतरित करके कुछ और बातें जो हैं वो भी इसमें ऐड की गई। जैसे पहला तो वही है कि कोशिका, जो जंतु और पादप होते हैं वो सब कोशिकाओं से और कोशिकाओं के उत्पादों से बने हुए हैं। फिर कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, और उसके बाद है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन से होता है। ये एक नई बात इसमें ऐड की गई। और भी कुछ पॉइंट है जिसमें से यहाँ पर एक दिया हुआ है कि कोशिका में जीव के आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। आनुवांशिक गुण का मतलब ऐसे गुण जो
पैतृक या जो पैतृक पीढ़ी या जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, उनसे जो नई पीढ़ी आती है, जो बच्चे होंगे, उनमें जो स्थानांतरित होने वाले जो गुण होते हैं उनको कहा जाता है आनुवांशिक गुण। और ये गुण कोशिका के अंदर, हमें पता है कि कोशिका के अंदर केंद्रक होगा और केंद्रक के अंदर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है अपना डीएनए या आरएनए। आनुवांशिक पदार्थ के अंदर जो होते हैं ये आनुवांशिक गुण जो है वो निहित रहते हैं। इसका मतलब कोशिका के अंदर आनुवांशिक गुण होते हैं और इस वजह से कोशिका भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इन गुणों का जो निरंतरता है उसको बनाए रखती है। नेक्स्ट बात करें अगर कोशिका सिद्धांत के अपवाद की, तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद में नाम आता है वायरस का, विषाणु का। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि विषाणु के पास में कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं होती। कोशिकीय संरचना नहीं है मतलब इनमें कोशिका ही नहीं होती, और अगर कोशिका ही नहीं है तो वो कोशिकीय सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब वायरस जो होते हैं, ये वायरस अगर किसी भी बाहरी माध्यम में पड़े हुए होते हैं, वायरस जो है वो इस एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जीवाणु वगैरह से भी छोटे होते हैं। लेकिन जब ये वायरस किसी बाहरी माध्यम, मान लो कहीं पर भी बाहरी माध्यम में पड़े हुए हैं, तब ये क्या करते हैं, इनमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती। मतलब ये पड़े हुए हैं तो ये अपने आप विभाजन नहीं करेंगे, अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। इनमें बाहरी माध्यम में अपने आप ही अपनी संख्या को बढ़ाने का गुण नहीं होता, इनमें स्वतंत्र विभाजन नहीं हो सकता, ये अपनी जो संख्या है उनको नहीं बढ़ा सकते अपने आप। इसलिए बाहरी माध्यम में जो वायरस होते हैं वो निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जब ये वायरस किसी सजीव कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे ये कोई दूसरी कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है और ये एक वायरस है जो कि किसी एक कोशिका में प्रवेश कर गया, तो वायरस जो है वो जिस कोशिका में प्रवेश करता है उस कोशिका को कहा जाता है पोषक कोशिका। क्या कहेंगे, पोषक कोशिका कहा जाता है जिसमें वायरस प्रवेश किया है। अब वायरस इस कोशिका में प्रवेश करने के बाद, पोषक कोशिका में जाने के बाद ये वायरस पोषक कोशिका के अंदर की जो मशीनरी होगी, क्योंकि वायरस के पास तो कोशिका नहीं है, तो कोशिका के अंदर के जो कोशिकांग है, जो एंजाइम वगैरह होते हैं वो भी वायरस के पास नहीं थे। लेकिन अब ये इस पोषक कोशिका में आने के बाद पोषक कोशिका की मशीनरी का उपयोग करेगा और पोषक कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके वायरस जो है वो अपना जो आनुवांशिक पदार्थ होगा उसका प्रतिकृतिकरण करेगा, बोले तो उसको डबल कर देगा, बार बार डबल करता जाएगा। जैसे ये वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ है ये इस कोशिका के अंदर आते ही इसका पुनरावर्तन होने लग जाएगा। ये 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से ये डबल होते जाएंगे, जिससे कोशिका के अंदर नए नए वायरस के जो डीएनए हैं वो बनेंगे, मतलब नए नए विषाणु कण जो है वो बनने लग जाएंगे। वायरस की संख्या बढ़ेगी कोशिकाओं के अंदर। इसका मतलब ये वायरस जो है वो दूसरी पोषक कोशिका के अंदर सजीव की तरह व्यवहार कर रहा है, वहाँ पर अपनी संख्या बढ़ा सकता है, मतलब सजीव की तरह व्यवहार कर रहा है। इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये अगर बाहरी माध्यम में है तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करेंगे और किसी पोषक कोशिका के अंदर है तो ये सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर वायरस के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, 2 उदाहरण अपन देख लेते हैं। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये है तंबाकू मोज़ेक वायरस का। इसको शॉर्ट में अपन TMV लिखते हैं। इसका पूरा नाम होता है तंबाकू मोज़ेक वायरस। तंबाकू मोज़ेक वायरस ये तंबाकू के अंदर, तंबाकू का पौधा होता है उसकी पत्तियों में मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है, इसलिए इसका नाम तंबाकू मोज़ेक वायरस है। ये एक छड़नुमा वायरस होते हैं। इनमें क्या है कि देखो, वायरस जो होते हैं, वायरस के पास में, वायरस में कोशिका नहीं होती, केवल उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ या तो वायरस में DNA होता है या फिर RNA होता है, और इस आनुवांशिक पदार्थ के चारों तरफ
प्रोटीन का आवरण हो सकता है, केवल यही वायरस होता है। एक तो उसका आनुवंशिक पदार्थ होगा और कुछ वायरस में उनमें आनुवंशिक पदार्थ के अलावा प्रोटीन भी होती है, बस यही वायरस है और कुछ नहीं होता वायरस में। यहाँ पर दो उदाहरण भी दिए हुए हैं। एक आपको ये जो दिख रहा है तंबाकू मोजेक वायरस, ये छड़नुमा वायरस होते हैं जिसमें आपको जो ये जो है ये इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि एकल सूत्रीय आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एकल सूत्रीय आरएनए है, उसकी एक श्रृंखला होती है जो कि यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करती है इस वायरस में। और इसके अलावा ये वाला जो भाग है ये इसमें प्रोटीन का समूह होता है। एक प्रोटीन की इकाई होती है छोटी जिसको कैप्सोमियर कहते हैं, ये वाला यहाँ नाम लिखा हो कैप्सोमियर। और ऐसे ऐसे बहुत सारी यूनिट जो है वो समूह में स्थित होती है और एक छड़नुमा संरचना बना देती। इस पूरी संरचना को कहा जाता है कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड कहा जाता है। तो ये है वायरस, केवल प्रोटीन है और उसमें साथ में प्रोटीन भी है, आनुवंशिक पदार्थ और प्रोटीन है। नेक्स्ट, ये दूसरा एक उदाहरण दिया हुआ यहाँ पर HIV वायरस का। ये जो आपको दिख रहा है ये है HIV वायरस, जिसकी वजह से एड्स रोग होता है। ये जो HIV वायरस है इसमें भी अगर देखें हम तो ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है केंद्र में, ये इनके आनुवंशिक पदार्थ है। यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, इनमें भी RNA ही है और RNA के 2 अणु होते हैं यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जो कि केंद्र में हैं। इसके अलावा यहाँ पर एंजाइम भी दिख रहे हैं। और ये जो आनुवंशिक पदार्थ है RNA, इसके चारों तरफ ये जो है वो प्रोटीन है, प्रोटीन का आवरण है। प्रोटीन भी अलग अलग प्रकार की है, इसके बारे में तो 12th में पढ़ा जाता है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण है और केंद्र में आनुवंशिक पदार्थ है। बस यही वायरस होता है। कुल मिला के इनमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती। धन्यवाद।